हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अपूर्व शाही एंड मैंने रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट स्टेट एग्ज़ाम कमीशन जो कि पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। मैंने उसको 63.33% के साथ क्लियर करा है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फॉर द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट ये उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी कि एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे हम नेट या जेआरएफ की एग्ज़ाम कहते हैं उसके इक्विवेलेंट होता है। द बेसिक थिंग इज़ दैट इस एग्ज़ाम के दो पेपर होते हैं, दैट इज़ पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 के लिए 50 क्वेश्चंस होते हैं एंड पेपर 2 के लिए 100 क्वेश्चंस होते हैं। एंड दोनों की कॉम्युलेटिव मार्क्स के बाद जो है आपकी कट ऑफ बनती है एंड आफ्टर दैट यू विल क्वालिफाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पेपर 1 से रिलेटेड सिलेबस, उसके एग्ज़ाम पैटर्न्स, उसके स्ट्रैटेजी, क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कैसे करना है, इससे रिलेटेड मैं सारी चीज़ों पे अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। द फर्स्ट थिंग इज़ कि पेपर 1 में तकरीबन ओवरऑल 10 टॉपिक्स होते हैं। मैं उसको सीरीज़ वाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे कैसे इस चीज़ों को पढ़ना है, कौन सा रेफरेंस बुक लेना है, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल किस तरीके से ऑप्ट करना है, किस तरीके से प्रैक्टिस सेट ऑप्ट करना है और रेगुलरली हमें किस तरीके से जो है जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज की चीज़ों को अपडेटेड रखना है ताकि ये एग्ज़ाम को ज़्यादा बेटर तरीके से अप्रोच किया जा सके। सो द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पेपर 1 इज़ टीचिंग मेथोडोलॉजी। टीचिंग मेथोडोलॉजी से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्शन, फॉर्म ऑफ टीचिंग, फॉर्म ऑफ असेसमेंट दैट इज़ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ आईसीटी इन टीचिंग, इससे क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम और थोड़े इसे गहराई में पढ़ने की कोशिश करें तो इससे रिलेटेड पेडागोजी से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि टीचिंग मेथोडोलॉजी को डील करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि टीचिंग मेथोडोलॉजी में आपको क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम अप्रोच और स्टूडेंट के साइको एनालिसिस या स्टूडेंट के माइंडसेट को किस तरीके से अप्रोच करना है, इससे भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग मेथोडोलॉजी में इस तरीके के क्वेश्चंस को दिमाग में रखते हुए आपको प्रिपेयर करना है। द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये बैकबोन है पेपर 1 का बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम 8 to 9 क्वेश्चन आर ऑलवेज कम फ्रॉम दिस टॉपिक। रिसर्च मेथोडोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है दैट इज व्हाट इज रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ अप्रोचिंग रिसर्च, सच एज आप रिसर्च हाइपोथेसिस जब बनाते हो तो रिसर्च हाइपोथेसिस में किस तरीके से आपने अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, रिसर्च डिज़ाइन किस तरीके से करना है, उसे प्रॉब्लम को कैसे करना है। उसमें भी अलग अलग तरीके के रिसर्च होते हैं जैसे कि एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो इस तरीके के क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं। इसके अलावा जो रिसर्च मेथोडोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें डील करना रहता है वो रहता है कि जो फॉर्म ऑफ आपके रिसर्च डिज़ाइंस हैं, जब आप प्रपोज़ल लेके आप अपने पीएचडी में जाते हो तो वो रिसर्च डिज़ाइन किस तरीके से बनाना है, आपके सिनॉप्सिस किस तरीके से प्रिपेयर्ड रहेंगे, आपको जिस तरीके से आपके जो है रिसर्च टॉपिक को जो है पीएचडी जब अप्रूव, पीएचडी में डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी डीआरसी जब अप्रूव करेगी तो आपको ये चीज़ अच्छे से दिमाग में रखना है कि आपके सिस्टमेटिक अप्रोच किस तरीके से हैं। और ज़्यादातर टाइम एग्जाम में भी क्वेश्चंस इसी प्रकार के आते हैं कि आपको जो रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है या जो अप्लाइड रिसर्च के ज़्यादातर क्वेश्चन है वो कैसे ऑप्ट करना है। इसके बाद द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। हर एग्जाम में बीट नेट सेट और एनी अदर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चर तकरीबन 5 क्वेश्चंस रहते हैं एक अनसीन पैराग्राफ के और वो आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं। हाउएवर ये चीज़ मैं आपको इस पर एम्फेसिस देना चाहूँगा कि रिसेंटली अब ये पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले ज़्यादातर जो पैराग्राफ्स आते थे वो काफ़ी सिंपल एंड काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे, बट नाउ ये इनकी लेवल काफ़ी हाई होते जा रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये पैराग्राफ काफ़ी ट्रिकी होंगे, उसमें जो है क्वेश्चंस जो है ज़्यादातर आपके रिलेटेड रहते हैं कि इस पूरे ब्रीफ पैराग्राफ का जो टाइटल क्या होगा। और कई दफ़ा जो है जब हम अप्रोच करते हैं अनसीन पैराग्राफ को तो काफ़ी ऑप्शंस काफ़ी मिलते जुलते होते हैं, तो उसे कैसे जो है उसे एलिमिनेशन मेथड से कैसे हटाना है, ये सब चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा हमें और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रखना है कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को जब हम अटेम्प्ट कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं कि उसको पढ़ने में और उसे अप्रोच करने में तकरीबन वो 10-15 मिनट लगा देते हैं। ये चीज़ नहीं करनी है। ये चीज़ मैं क्यों इस पर एम्फेसिस दे रहा हूँ, बिकॉज देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस इन द एग्जाम पैटर्न बिटवीन द नेट एंड द सेट एग्जामिनेशन। नेट में क्या होता है कि आपको टोटल 3 घंटे का समय रहता है टू अटेम्प्ट बोथ द पेपर 1 एंड द पेपर 2, दैट इज 50 क्वेश्चन ऑफ पेपर 1 एंड 100 क्वेश्चन ऑफ पेपर 2।
बट सेट में क्या होता है कि आपको पेपर 1 के लिए सिर्फ 1 घंटा मिलता है, एंड देन देयर इज एन 15 to 20 मिनट्स ब्रेक, एंड देन देयर इज 2 आवर फॉर पेपर 2। सो आपको 1 घंटे में ही 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं। तो आपको उसके लिए हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आप 15 to 20 मिनट सिर्फ अनसीन पैराग्राफ को, अगर आप उसके पैराग्राफ को पढ़ने में आप दे रहे हैं, देन उसके क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट करना एंड देन अदर क्वेश्चंस जो है उनको उन पे एम्फेसिस देना, तो उसमें काफ़ी समय चला जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि उसी दरमियान जब वो ज़्यादा समय किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को दे देते हैं तो बाकी का परफॉर्मेंस उनका काफ़ी अप टू द मार्क नहीं रहता है। तो हमें टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये चीज़ कैसे इंप्लीमेंट होगी, जब आप रेगुलरली अनसीन पैराग्राफ या इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस कीजिएगा। अमूमन ये स्टूडेंट्स इस चीज़ को दरकिनार करते हैं एंड वो पेपर 1 एंड खास तौर पे जो अनसीन पैराग्राफ या इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस होते हैं उसको वो कभी प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, एंड उन्हें लगता है कि एग्जाम में डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे एंड विल अटेम्प्टेड, बट दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग मेथडोलॉजी। इसे कभी प्रैक्टिस नहीं करना है। ऑलवेज ट्राई टू मेक अप इनटू योर रूटीन कि आप हर दिन 1 या 2 अनसीन पैराग्राफ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशंस के ज़रूर ही प्रैक्टिस करें, एंड उसे टाइम फ्रेम में बैठा के करें कि एक अनसीन पैराग्राफ या इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशंस के पैसेजेस को आपको टोटल बनाने में कितने समय लग रहे हैं, एंड योर होल एम्फेसिस शुड बी कि आप आउट ऑफ 5 एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस तो आपके करेक्ट होने ही चाहिए। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ की जो आपका टाइम मैनेजमेंट है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करने के लिए, वो एट मैक्स आपको 5 to 7 मिनट्स लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, बिकॉज उसके बाद आपका डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग भी आता है, तो वो आपका ऑलरेडी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो आपको 5 to 7 मिनट्स में ये सारी चीज़ अटेम्प्ट करने रहते हैं। सो ऑलवेज मेक अ डेली रूटीन कि आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को डेली प्रैक्टिस करें, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट वो इस चीज़ की जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप क्वेश्चंस जब एग्जामिनेशन में आएंगे तो भी आप ज़्यादा बेटर तरीके से उसे अटेम्प्ट कर पाइएगा। इसके बाद जो फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। अब ज़्यादातर टाइम बिकॉज आई एम फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, मेरी पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर है, तो ज़्यादातर टाइम जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनको डीआई या मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से काफ़ी डर लगता है। ये चीज़ काफ़ी मिसकॉन्सेप्शन है, बिकॉज यू नो जो टॉपिक्स मैथमेटिकल रीजनिंग या डेटा इंटरप्रिटेशन में आते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, इट जस्ट वो थोड़े ट्रिकी होते हैं, उसे बेहतर तरीके से अटेम्प्ट किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैथमेटिकल रीजनिंग की हम बात करें तो उसमें फ्रैक्शन, नंबर सीरीज, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा जो डाटा इंटरप्रिटेशंस के क्वेश्चंस होते हैं वो डीआई में ज़्यादातर क्वेश्चंस पाई चार्ट या आपको एक पर्टिकुलर डेटा रहेगा उससे परसेंटेज रिलेशन क्वेश्चंस आएंगे या रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको या टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये चीज़ रिगरसली प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए आप किसी भी एक जनरल कॉम्पिटिशन्स की मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग्स की आप बुक उठा सकते हैं एंड उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। द अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द टाइम मैनेजमेंट। आपको ये डेटा इंटरप्रिटेशंस के जो 5 क्वेश्चंस होते हैं ये आपको मिनिमम 5 to 7 मिनट्स में ही इसको सॉल्व करने हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज पेपर 1 में सिर्फ 1 घंटे का समय होता है एंड ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड डीआई में वो समय लगा देते हैं, तो जो बाकी के 40 क्वेश्चंस होते हैं उस पर वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं एंड इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस पेपर 1 में काफ़ी वीक हो जाती है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रखना है। पेपर 1 के लिए आपको मैथमेटिकल रीजनिंग को इस तरीके से ऑप्ट करना है कि वो 5 to 7 मिनट्स में डीआई के आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो, एंड अगेन आउट ऑफ 5 एटलीस्ट 4 क्वेश्चन तो आपके प्रैक्टिस की वजह से अच्छे होने ही चाहिए। उसके अलावा जो आपके डीआई जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है, जो ज़्यादातर टाइम जो असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चर के एग्जामिनेशंस में जो डेटा इंटरप्रिटेशन एंड मैथमेटिकल रीजनिंग आ रहे हैं वो ज़्यादातर इस तरीके के आ रहे हैं जो कि अप्लाइड बेस्ड होते हैं। जैसे कि आपको किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के डेटा रहेंगे एंड उसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से के फॉर्म में वो क्वेश्चंस दिए रहते हैं। इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन नॉर्थ के डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर किलोमीटर चलता है, फिर वो वाई के डायरेक्शन में उतना चलता है, एंड देन इन द ईस्ट एंड द वेस्ट, एंड एट द एंड ऑफ द पॉइंट आपको ये बताना रहता है कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन कहाँ पे है। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप जितने कम समय में जितने बेटर तरीके से आप अप्रोच कीजिए उतना आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। इसका सबसे बेटर तरीका ये है कि आप शॉर्ट ट्रिक्स अपनाएं, जैसे कि ज़्यादातर टाइम ये काफ़ी लेंदी होते हैं, आपको उसमें काफ़ी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब करने रहते हैं। तो आपको आपके जितने शॉर्ट ट्रिक्स आपके जितने अच्छे रहेंगे, आपका जो है जो कैलकुलेशन का समय उतना कम होते जाएगा। सो मेक श्योर कि आप उसको प्रैक्टिस रिगरसली करें ताकि आपका जो अप्रोच है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए वो ज़्यादा सस्टेनेबल एंड ज़्यादा अप्रोचेबल हो।
इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है रीजनिंग। अब रीजनिंग में आजकल एक नया ट्रेंड आ रहा है, दैट इज़ इंडियन लॉजिक। ये सबसे रिसेंट ट्रेंड है एंड ये आई थिंक फ्रॉम 2020 से ये चीज़ काफ़ी ट्रेंड्स में आ गई है। ये इवन नेट जेआरएफ के एग्जामिनेशन एंड इवन इन द सेट एग्जामिनेशन ये ज़्यादातर आ रहे हैं। इंडियन लॉजिक में ज़्यादातर क्या होता है, जैसे अर्थपट्टी, शब्द, अनुमान, उपलब्धि, व्यक्त, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जो इंडियन एस्थेटिज्म है या इंडियन लॉजिक का कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा जो ट्रेडिशनल इंडियन फिलॉसफी है, उससे उससे अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो नॉर्मल पैटर्न्स जो लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं, उसमें आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग रहते हैं एंड उसके अलावा आपको नंबर सीरीज रहेंगे। तो ये सारे पैटर्न्स को आपको रिगरसली प्रैक्टिस करना है ताकि आपका एग्जाम में अप्रोच ज़्यादा बेटर हो सके और आपकी टाइम ड्यूरेशन कम लगे। पहले जो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस आते होते थे वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे एंड उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता था, बट अब जो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है और आपको पैटर्न ढूंढने में ही तकरीबन 2-3 मिनट लग जाते हैं। तो आपको ये चीज़ तभी आपकी बेटर परफॉर्म हो पाएगी जब आप बहुत सारे नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस को रिगरसली प्रैक्टिस कीजिएगा। ये तो हुआ मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डीआई के। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा डाटा इंटरप्रिटेशन में। ज़्यादा टाइम जो बच्चे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं वो पर्टिकुलर रेशियो एंड प्रोपोर्शंस या एक पर्टिकुलर स्टैट्स के ही डील करते हैं। हाउएवर अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, इस तरीके के भी जो है पेपर्स आ रहे हैं। तो आपको हर तरीके के डेटा इंटरप्रिटेशन पे अपनी पकड़ होनी चाहिए ताकि क्वेश्चंस कितने भी ट्रिकी आए आप उसको ज़्यादा बेटर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाइए। The next thing that is very important in the paper one, that is ICT. ICT से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं इन एन एवरेज, लाइक इन माय एग्जामिनेशन दैट इज नॉर्थ ईस्ट स्टेट एग्जामिनेशन कमीशन। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आए थे वो आपको अप्लाइड आईसीटी से आए थे, जैसे कि आपको सर्वर से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस थे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो ग्रास रूट लेवल पे जैसे इंप्लीमेंट कर रही है उससे क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। टीवी ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ, एक क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसीज़ है जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में जो है टीवी नेटवर्क को प्रमोट करने के लिए उस कदम में आगे बढ़ाया है। तो इस तरीके से पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चंस जो आईसीटी में अप्लाइड होते हैं वो ज़्यादा आते हैं। पहले के ज़माने में काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आते थे, रैम, रोम, सर्वर, हार्ड डिस्क, इससे रिलेटेड, या टेराबाइट एंड जोटाबाइट, इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे। या इसके अलावा जो बाइनरी और डेसिमल में कन्वर्जन रेशियोस आता था वो आते थे। बट अब ये पैटर्न चेंज हो रहा है एंड आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट बना रही है और जो आईसीटी को जो है हायर एजुकेशन में इम्प्लीमेंट कर रही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आपको वो सारे जनरल नॉलेज को प्रिपेयर रखना है कि कैसे आईसीटी बेस्ड क्वेश्चंस हम अप्रोच करें, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को हम कितने रिगरसली पढ़ रहे हैं। उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप प्रतियोगिता दर्पण या प्रतियोगिता किरण आप पकड़ सकते हैं। इसके अलावा द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, इस सारे न्यूज़पेपर, या जो जैसा मैंने प्रिपरेशन के लिए ऑप्ट किया था, मैंने टेलीग्राफ न्यूज़पेपर को ऑप्ट करा था, उसको आप ऑप्ट कीजिएगा। तो आपके जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आईसीटी पे होते हैं या हायर एजुकेशन कमीशन पे होते हैं, वो क्वेश्चंस आप बहुत इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली आपको कुछ क्वेश्चंस जैसे आते हैं कि आपको एक न्यूमेरिक डिजिट को बाइनरी में कन्वर्जन जो आता है वो आपको करना आएगा, या ऑक्टाडेसिमल में कन्वर्ट करना आएगा। तो ये सारे ट्रिक्स होते हैं जो कि आप रेगुलर प्रैक्टिस से ये चीज़ आप अप्रोच कर सकते हो। इसके अलावा द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट काफ़ी वास्ट टॉपिक है ना, एंड इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा समय देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसको उतने करेक्ट वे में वो अप्रोच नहीं कर पाते हैं। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है जितने भी प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशंस हैं, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, आपको पेरिस एग्रीमेंट, ये जितने जेनेवा कन्वेंशंस, ये जितने भी आपको ये इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशंस इन्वायरमेंट रिलेटेड है, ये आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। इसके अलावा आपको सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट इशूज़ आपको ध्यान में रखना है। एंड अगेन गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ या जो स्टेप्स ले रही है फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉल्यूशन, बीट लैंड, वाटर और नॉइज़ पॉल्यूशन, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कराया जाए, इस लेवल पे भी आपको ध्यान में रखना है। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज में किस कदर कदम बढ़ा रही है, इस सारी चीज़ों पे भी आपको नज़र रखना है। जैसे कि मेरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट एग्जाम कमीशन में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कि कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है जिसने कि ग्रास रूट लेवल एंड बेसिकली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें सोलर पावर एंड सोलर एनर्जी के पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में मदद किया है। तो इस तरीके के अप्लाइड क्वेश्चन जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही है और वो किस तरीके से जो है ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रही, इससे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं।
द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको कवर करनी है वो है हायर एजुकेशन कमीशन एंड उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज़ होते हैं, जैसे कि फ्रॉम द वेरी बेसिक्स जब से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनी है तो आपको क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एस्टैब्लिशमेंट से आएंगे। उसके अलावा राधाकृष्णन कमीशन, मुदालियर कमीशन या जो एनपी जो रिसेंटली आया न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। हाउएवर जो हाई एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो उनकी संख्या काफ़ी कम होती है, वो 1 से 2 क्वेश्चन ही पूछते हैं, बट आपको ध्यान में रखना है ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो एजुकेशन कमीशन जाके जो कि इंडियन एजुकेशन कमीशन 1986 है या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की पॉलिसीज़ है, इससे क्वेश्चन आते हैं। हाउएवर एज वी ऑल नो कि पेपर 1 की सिलेबस फ्रॉम स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट टू स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट डिफर करती है। जैसे कि मैंने रिसेंटली आंध्र प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर भी क्वालिफाई करा था, तो उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो आंध्र प्रदेश के लोकल लेवल पे जिस तरीके से हायर एजुकेशन में पॉलिसीज में चेंजेस आए उससे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। हाउएवर व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉर्थ ईस्ट स्लेट एग्जाम कमीशन, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो पॉलिसीज़ में चेंजेस लाए हैं या उनको किस तरीके से बेटर वे में इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, जैसे कि एस्टैब्लिशमेंट रिलेटेड एक काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया था कि मणिपुर यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश कब हुई थी। दूसरा काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से कि चिपकू मूवमेंट के सबसे इम्पॉर्टेंट जनक किसे माना जाता है। तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजी क्वेश्चन होते हैं जिसपे आप बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हो। The next very important topic that you have to cover is communication. Communications में आपको barriers of communication, types of communication, interpersonal communication, group communication, mass communications and communication in classroom teaching, इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको ऑप्ट करना है। ज़्यादातर क्वेश्चंस हालांकि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, जिसमें कि इंटरपर्सनल, मास कम्युनिकेशन एंड ग्रुप कम्युनिकेशन ऑप्ट होते हैं। इन सारे सिलेबस को आपको रिगरसली पैटर्न में रखना है। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो ज़्यादातर टाइम जो आज के ट्रेंड में आ रहे हैं वो है जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली जनरल नॉलेज से रिलेटेड आया था कि जैसे कि हाई स्पीक एंड इस तरीके के क्वेश्चन, तो आपको इसको आप आप आइडेंटिफाई करने का सबसे बेटर तरीका ये है कि आप लूसेंट की बुक उठाइए एंड उसको एक जस्ट फॉर ए क्विक ग्लांस आप उसको देखिए, ताकि इवन आपको वो चीज़ याद न रहे, बट जब वो क्वेश्चन एग्जाम में आए देन यू आर बेटर एबल टू क्लिक द आंसर करेक्टली। तो इस तरीके के पैटर्न्स को जब आप ऑप्ट कीजिएगा तो पेपर 1 में आपका ज़्यादा बेटर स्कोर हो पाएगा। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करें, बिकॉज आपको 1 घंटे मिलते हैं 50 क्वेश्चंस के लिए। सो ऑन एन एवरेज यू जस्ट गॉट 1 मिनट 20 सेकेंड टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कुछ क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे, तो उसमें बेयरली यू विल टेक 20 to 25 सेकेंड्स, वो बहुत ईजिली आप ऑप्ट कर सकते हो। जैसे कि टीचिंग मेथोडोलॉजी, रिसर्च एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन आएंगे, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चन आएंगे, वो बहुत ईजिली क्विक होती है। हाउएवर द टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन क्या होते हैं, जो मैथमेटिकल रीजनिंग के होंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन के होंगे, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के होंगे, एंड कुछ क्वेश्चन जो अप्लाइड रिसर्च के होते हैं, जो कि जब आप पीएचडी में जब आप जाते हो, जब आप रिसर्च करते हो, तो वहाँ पे किस तरीके की प्रॉब्लम आती है, जैसे कि क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। डाटा एनालिसिस के क्वेश्चन आते हैं। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है कि आपको एक सेट ऑफ ग्रुप्स दिए रहेंगे और आपको बताना होगा कि एक पीएचडी जब आप पीएचडी की हाइपोथेसिस कंडक्ट करते हो या उसको जब आप डेवलप करते हो, तो वो सीरीज किस तरीके से बनना चाहिए। जैसे सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, देन डेवलपिंग रिसर्च हाइपोथेसिस, देन आपका रिसर्च डिज़ाइन, देन आपका पैटर्न, फिर आपका डेटा एनालिसिस, फिर आप कौन सा मेथोडोलॉजी ऑप्ट कर रहे हो फॉर द डेटा एनालिसिस, सच एज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, और इस तरीके के क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो ये जो पैटर्न किस तरीके से रिसर्च डिज़ाइन के बनते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, बिकॉज इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद यू हैव टू अपॉर्चुनिटी। वन, यू विल बी डायरेक्टली रिक्रूटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर। सेकंड, इफ यू वांट टू परस्यू फॉर पीएचडी, देन आप इजीली जो है डायरेक्टली आपको पीएचडी के इंटरव्यू में डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी, दैट इज डीआरसी, के सामने अपने प्रपोजल को लेके जाना रहता है। एंड इफ योर प्रपोजल अलाइन विथ द एप्रोप्रिएट गाइड, वो आपको इजीली रिक्रूट कर लेते हैं। तो आपको रिसर्च एप्टीट्यूड एंड रिसर्च डिज़ाइन किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे इंप्लीमेंट होगा, इस चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन जब अटेम्प्ट आप कर रहे हो, जब आपको एक घंटे का समय आया जिसमें आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी इनिशियल या फाइनल से स्टार्ट नहीं करना है। इट इज़ अ वेरी कॉमन ट्रिक कि ज़्यादातर टाइम जो एग्जाम सेटर्स होते हैं वो इनिशियल 5 to 7 क्वेश्चन एंड लास्ट के 5 to 7 क्वेश्चन काफ़ी टफ पूछते हैं, ताकि स्टूडेंट के मोरल्स को वो डाउन कर सकें। हमेशा आपको एक क्विक ग्लांस में देखना है कि आपका ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ क्लिक हो रहा है और उसको आपको अटेम्प्ट करना है।
एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर 20-25 मिनट जब आपको लगे कि आपने एक अच्छे से आपने एक पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है, फिर जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको आप स्टेप बाय स्टेप के वे में आप अटेम्प्ट कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। कभी डायरेक्टली आप DI, कभी डायरेक्टली आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन या लॉजिकल रीजनिंग पे अटेम्प्ट नहीं कीजिए, बिकॉज लेस से आप डायरेक्टली अगर आप मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं एंड वो समहाउ आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को काफ़ी अफेक्ट करता है। तो इसका सबसे अच्छा मेथोडोलॉजी ये है कि आप बीच के क्वेश्चन सॉल्व करें, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करें, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करें, कम्युनिकेशन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जो कि अमूमन थोड़े ईजी होते हैं। एंड उसके बाद आप जो आफ्टर 15 to 20 मिनट जब आपको लगे कि यू हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस करेक्टली, देन आप जो है DI, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ पेपर 1 को लेके। पेपर 1 को लेके जो कुछ ऑनलाइन मटेरियल जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक सबसे पहले academia.edu है, उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली यूट्यूब इज़ द सोर्स। इसके अलावा 2-3 और आपको ऑप्ट करेंगे कि यूट्यूब के काफ़ी फ्री लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे अलग अलग रिसोर्स पर्सन के थ्रू, जो आप इजीली ऑप्ट कर सकते हो। और आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी आप ऑनलाइन मटेरियल यूट्यूब के रिसोर्स मटेरियल को जब आप ऑप्ट कर रहे हो, तो ये ध्यान में रखना है कि आपके टॉपिक बस अलाइन होने चाहिए। लेट्स से मैथमेटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको बस कोई भी ऐसा यूट्यूब का लेक्चर देखना है कि जो आपको आपके मैथमेटिकल रीजनिंग, फ्रैक्शन या टाइम डिस्टेंस एंड मैनेजमेंट एंड टाइम डिस्टेंस एंड वर्क या सिस्टम एंड पाइप, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके शॉर्ट ट्रिक कौन बता रहा है, एंड उस तरीके से आप बेटर ऑप्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने अपने समय में एक वाइफल स्टडी था उसको, और स्टडी IQ 2 था, इसको मैंने ऑप्ट करा था, जो कि काफ़ी ब्रीफ समय में और काफ़ी क्रिस्प लेक्चर उसका मिलता था। हाउएवर इसके अलावा मैंने अरिहंत एंड पियर्सन्स के बुक को भी ऑप्ट किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट KVS मदान सर की एक पेपर 1 NTA UGC नेट की एक बुक आती है फॉर द नेट एंड सेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको मैंने 2-3 बार प्रैक्टिस करा था। तो ये काफ़ी इस तरीके से रिगरसली आपका ये जब नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज़्यादा अटेम्प्ट करते हो तो आपका रिदम क्रिएट हो जाता है, ताकि आप कल को एग्जामिनेशन के पैटर्न थोड़े ट्रिकी भी आए तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाओ। एक चीज़ जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा कि जो चीज़ मैंने गलती की, कभी भी अपने एग्ज़ाम के लास्ट 15 to 20 डेज़ में कोई भी न्यू टॉपिक आप ऑप्ट नहीं कीजिए, या कोई भी न्यू टॉपिक को आप असाइन मत कीजिए अपने डेली रूटीन में। क्यों? बिकॉज आपका जो माइंडसेट रहता है वो इस तरीके से फ्रेम नहीं रहता है कि जब भी आप किसी न्यू टॉपिक को ग्रैस्प करो तो उसको समझने में तकरीबन 8-10 दिन लग जाते हैं। सो ऑलवेज हैव फेथ ऑन योर स्टडी, हैव फेथ ऑन योर डेली रूटीन, हैव फेथ ऑन योर हार्ड वर्क। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको बस वो लास्ट 10 to 15 डेज में अपने बस रिविजन पे फोकस करना है। एक जो सबसे बड़ी गलतियां स्टूडेंट करते हैं कि वो सारे टॉपिक्स को तो बहुत इजीली पढ़ते हैं, बट वो रिवीजन नहीं करते हैं। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड उन्होंने एक हफ्ते पढ़ा एंड उसके बाद वो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना छोड़ देते हैं। ये नहीं करना है। लाइक आई यूज्ड टू स्टडी अराउंड 8 to 10 आवर्स। उसमें मेरी डेली रूटीन्स में स्टार्टिंग के जो सुबह के लेट्स से फ्रॉम 4 AM to 7 AM जो होते थे, उसमें मैं सिर्फ रिवीजन करता था, ताकि रिगरसली जब आप उसको अटेम्प्ट करोगे तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर तरीके से हो पाएगा। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना है कि किस तरीके से पेपर 1 को ऑप्ट करना है, रिवीजन किस तरीके से बनाना है, अपने रूटीन्स को इस तरीके से स्ट्रक्चर करना है कि उसमें रिवीजन आपका इंटीग्रल पार्ट रहे। आप कम ही पढ़िए, बट आपका जितना पढ़ो आप उतने को आप ग्रैस्प पढ़ पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप 10 बुक को रेफर कर लीजिए, बट उसमें से सिर्फ एक बुक से रिलेटेड आप स्टडी मटेरियल बस आप दिमाग में रख पा रहे हो, तो ये इट विल नॉट बी फ्रूटफुल इन क्रैकिंग द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि किस तरीके से आपको पेपर ऑप्ट करना है, किस तरीके से आपको सिलेबस को डिज़ाइन करना है। इसके अलावा जो डेली रूटीन्स का आपको प्रैक्टिस करना है, उसमें आप ये चीज़ एम्फेसिस कीजिए कि जो न्यूज़पेपर जो आप लेते हो, बी इट टेलीग्राफ, बी इट इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू, उसको पढ़ने का आपका ड्यूरेशन ऐसा होना चाहिए कि वो कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उसको पढ़ पाइए। अमूमन टाइम जो लोग जनरल अवेयरनेस या हाई एजुकेशन पॉलिसी रिलेटेड जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ने में ही तकरीबन 2-3 घंटे लगा देते हैं। दैट इज़ नॉट द स्मार्टेस्ट वे टू क्रैक एनी सेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो इंपॉर्टेंट हाई एजुकेशन पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो हमेशा आपको इन द फ्रंट पेज ऑफ द पेपर या इन अराउंड एडिटोरियल या इन अराउंड फ्रॉम द बिजनेस सेक्शंस, इससे रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, एंड आपको क्या नहीं पढ़ना है ये भी ध्यान में रखना है, बिकॉज द सिलेबस इज वेरी वास्ट एंड यू कांट कंप्लीट इंटायर सिलेबस इन जस्ट 6 or 7 months।
दैट्स इट. एट लास्ट आई लाइक टू थैंक DKT बिकॉज मैं बैक इन माई ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डेज इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU मैंने DKT को रिगरसली फॉलो करा था एंड मैं उनके सक्सेस स्टोरीज़ को अक्सर फॉलो किया करता था, जिससे वजह से इवन इन द डार्केस्ट फेज ऑफ माई लाइफ जब मुझे लगता था कि मुझे एग्जाम प्रिपरेशन में काफ़ी दिक्कत आ रही, इट कीप्स मी मोटिवेटेड एंड कीप्स मी गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन. And with this I thank you and I wish you good luck. Have a nice day.